नमस्कार। आप सभी पेंशन धारकों, केंद्रीय कर्मचारियों और उन परिवारों का हार्दिक अभिनंदन जिनकी नजरें सरकारी खजाने पर टिकी हैं। एक बार फिर हाजिर है हम आपके लिए उन खबरों के साथ जो आपकी जेब, आपकी रोजी रोटी और आपके सुनहरे भविष्य पर सीधा वार करती हैं। सोचिए, अगर कहा जाए कि आपकी तकलीफें खत्म होने वाली हैं, आपकी उम्मीदें नई उड़ान भरने वाली हैं और आपकी मुश्किलें जड़ से हिलने वाली हैं, तो कैसा लगेगा? ये कोई सपना नहीं, बल्कि इस वक्त की ताज़ा जानकारियां खुद बता रही हैं कि अब वो घड़ी आ रही है जिसका बेसब्री से इंतजार था। आज हम दो बड़े भूचाल की बात करेंगे। पहला, EPS 95 पेंशन को लेकर उठा वो तूफान जिसने सड़कों से लेकर संसद तक का रास्ता मोड़ दिया है, और दूसरा, 8वें वेतन आयोग की वो पहली धमाकेदार बैठक जिसने हर कर्मचारी की धड़कन तेज कर दी है। तो कॉफी तैयार रखिए, क्योंकि खबरें तेज हैं और असर गहरा। चलिए पहले उस आग पर पानी डालते हैं जो सालों से धधक रही है। दोस्तों, देश के हर कोने में आज एक ही दर्द है, एक ही चीख है। 1000 में कैसे गुजारा हो, अब तो 7000 ही सहारा हो। ये नारा सिर्फ सोशल मीडिया के पन्नों तक सीमित नहीं है, बल्कि दिल्ली के जंतर मंतर से लेकर लखनऊ, कोलकाता, चेन्नई और मुंबई की सड़कों पर गूंज चुका है। किसानों के बाद अब पेंशन धारकों की ये सेना उठ खड़ी हुई है। EPS 95 कर्मचारी पेंशन योजना 10,995 के तहत देश में करीब 75 लाख से अधिक पेंशन धारक हैं, जिन्हें फिलहाल महज 1000 रुपये प्रति माह की न्यूनतम पेंशन मिलती है। जी हां, आपने सही सुना, 1000 रुपये। ये वो रकम है जो आज के ज़माने में एक दिन का ढाबे का खाना, 2 लीटर दूध या फिर महीने भर की सब्जी तक नहीं खरीद सकती। अब आप ही सोचिए, जब 1 किलो टमाटर 60-80 का हो जाता है, पेट्रोल 110 के पार है, बिजली का बिल हर महीने 2000 के आसपास आ रहा है, दवाइयों के दाम आसमान छू रहे हैं और एक निजी अस्पताल में OPD फीस ही 500 से शुरू होती है, तो ये 1000 रुपये किस काम के? ये राशि न के बराबर है, और ये उन लोगों को मिल रही है जिन्होंने अपनी जवानी, अपनी सेहत और अपने परिवार का समय सरकारी सेवा में लगा दिया। क्या ये उनके साथ इंसाफ है? बिल्कुल नहीं। अब बात करते हैं उनकी ठोस मांगों की। पेंशनधारी संगठनों ने एकजुट होकर न सिर्फ धरने दिए हैं, बल्कि मांगों की एक लंबी सूची सरकार के सामने रखी है। सबसे पहली और सबसे जरूरी मांग है न्यूनतम पेंशन को 1000 रुपये से बढ़ाकर 7500 7500 रुपीस किया जाए, यानी 7 गुना से भी अधिक का इजाफा। और इतना ही नहीं, इस पर सालाना महंगाई भत्ता DA भी दिया जाए, ठीक उसी तरह जैसे केंद्रीय कर्मचारियों और अधिकारियों को मिलता है। दूसरी बड़ी मांग है कि अधिकतम पेंशन योग्य वेतन की जो सीमा 15,000 रुपये है, उसे खत्म किया जाए या फिर बढ़ाकर कम से कम 30,000 रुपये किया जाए, क्योंकि अभी ये अटपटा नियम है कि चाहे आपकी अंतिम सैलरी 30,000 रुपये थी या फिर 1 लाख रुपए, पेंशन की गणना सिर्फ और सिर्फ 15,000 रुपये के आधार पर होती है। मतलब जो अधिक कमाता है उसे भी उतनी ही बेहद कम पेंशन मिलती है जितनी किसी न्यूनतम वेतन वाले कर्मचारी को। ये बेतुकापन है और इसी के खिलाफ आवाज उठ रही है। सिर्फ मांगे ही नहीं, बल्कि इस संघर्ष की एक ऐतिहासिक पृष्ठभूमि भी है। दिल्ली के जंतर मंतर पर पिछले महीने 5000 से अधिक पेंशनधारियों ने 3 दिन का धरना दिया। ये सब लोग 60 से 80 साल के बुजुर्ग थे, जिनमें से कई तो स्ट्रेचर पर आए थे, कई को उनके बच्चे बाहों पर लाए थे। उनकी एक ही पुकार थी, इस बुढ़ापे में हमें भीख नहीं, हक चाहिए। आंदोलन इतना तीव्र हुआ कि संसद की श्रम समिति को भी इस मामले पर संज्ञान लेना पड़ा। समिति ने अपनी रिपोर्ट में साफ साफ कहा कि मात्र 1000 रुपये महीना किसी भी इंसान के लिए गुजारे के लिए पर्याप्त नहीं है और ये राशि अमानवीय है। समिति ने सिफारिश की है कि जल्द से जल्द न्यूनतम पेंशन को कम से कम 4000 रुपये तो बढ़ाया ही जाए, लेकिन पेंशनधारी संगठन तो 7500 पर अड़े हैं। अब कई बड़े यूनियन जैसे भारतीय मजदूर संघ, ऑल इंडिया पेंशनर्स एसोसिएशन और EPFO एम्प्लॉयज फेडरेशन लगातार सरकार से बातचीत कर रहे हैं। जानकारों का कहना है कि साल 2025 से 2026 के बीच, यानी अगले 1.5-2 साल में इस मुद्दे पर ठोस चर्चा हो सकती है, और हो सकता है कि चुनावी साल के मद्देनजर सरकार कोई बड़ा ऐलान करे। लेकिन अभी तक कोई आधिकारिक आदेश जारी नहीं हुआ है, ना ही EPFO की ओर से कोई नोटिफिकेशन आया है। फिलहाल पेंशन की गणना पुराने नियमों के तहत ही हो रही है। मतलब अभी भी वही 15,000 की अधिकतम पेंशन योग्य सीमा, वही 1000 की न्यूनतम पेंशन। अब आप पूछेंगे, क्या ये मांग जायज है या अत्यधिक? आइए थोड़ा गणित लगाते हैं। आज के समय में एक सामान्य परिवार का मासिक खर्च देख लें। राशन, दाल,
चावल, आटा, तेल, मसाले में कम से कम 3,000 रुपए, सब्जी और फल में 2,000 रुपए, दूध और दही में 1,500 रुपए, बिजली और पानी का बिल औसतन 2,000 रुपए, दवाइयों पर बुजुर्गों को कम से कम 2,000 रुपए, कपड़े, बर्तन और अन्य घरेलू सामान पर 1,000 रुपए और इमरजेंसी के लिए कुछ नहीं बचता। यानी 10,000 रुपए तो बमुश्किल आधा गुजारा निकाल पाते हैं। पेंशन धारक ये भी कहते हैं कि जो कर्मचारी 15 साल या उससे अधिक की सेवा पूरी कर चुका है और जिसकी उम्र 58 साल या उससे ज्यादा हो चुकी है, उसके लिए 1,000 रुपए महीना सिर्फ अपमान है। ये उनकी मेहनत और ईमानदारी की कद्र न करने के बराबर है। सरकार पर जब बोझ की बात आती है तो अगर न्यूनतम पेंशन 1,000 से बढ़ाकर 7,500 कर दी जाती है तो सरकार पर करीब 1,80,000 करोड़ रुपए का अतिरिक्त वार्षिक भार आ जाएगा। ये एक बड़ी रकम है, लेकिन पेंशनधारी ये तर्क देते हैं कि सरकार दूसरी योजनाओं में हजारों करोड़ माफ कर देती है, तो अपने बुजुर्गों के लिए ये राशि क्यों नहीं निकाल सकती। आने वाले दिनों में केंद्रीय न्यासी बोर्ड सीबीटी की जो बैठक होगी उस पर सबकी निगाहें होंगी। ये बोर्ड ईपीएफओ से जुड़े हर बड़े फैसले लेता है। अगर इस बैठक में पेंशन बढ़ोतरी का मुद्दा उठता है और उस पर सकारात्मक चर्चा होती है तो ये आंदोलन के लिए एक ऐतिहासिक जीत होगी। लेकिन असली फैसला केंद्र सरकार के पास है और वो वित्त मंत्रालय की सलाह पर ही कोई निर्णय लेगी। फिलहाल पेंशनधारी अपनी लड़ाई में डटे हैं। वे कहते हैं सत्याग्रह से ही सत्य मिलता है और संघर्ष से ही अधिकार मिलते हैं। ये जंग अब अंतिम चरण में है। अब बात करते हैं उस मुद्दे की जिसने हर केंद्रीय कर्मचारी और पेंशनर की धड़कनें दोगुनी कर दी है। जी हां, 8वें वेतन आयोग की वो पहली बैठक जो देहरादून में हुई है। पिछले कई महीनों से सिर्फ अफवाहें ही अफवाहें थीं। कभी कहा जा रहा था कि आयोग सिर्फ ऑनलाइन सुझाव मांगेगा, कभी लग रहा था कि वो सीधे अपनी रिपोर्ट तैयार कर लेगा बिना कर्मचारियों से मिले। कभी ये डर भी था कि कोरोना के बाद से सरकार मितव्ययी है, शायद ये वेतन आयोग पिछले आयोगों की तरह उदार ना हो। लेकिन दोस्तों, जो हुआ वो किसी सूझ से परे था। 8वें वेतन आयोग ने अपने गठन के लगभग 5 महीने बाद न सिर्फ कर्मचारी संगठनों को बातचीत के लिए बुलाया, बल्कि ये मुलाकात दिल्ली की चकाचौंध में नहीं बल्कि देहरादून की पहाड़ियों के बीच हुई। हाँ, 24 अप्रैल की वो तारीख इतिहास में दर्ज हो गई जब आयोग के अध्यक्ष और सदस्य खुद उत्तराखंड की राजधानी पहुंचे और वहां ऑल इंडिया एनपीएस एम्प्लॉय फेडरेशन जैसे बड़े संगठनों के प्रतिनिधियों के साथ लगभग 6 घंटे तक बैठक की। ये सिर्फ एक मुलाकात नहीं थी, ये एक स्पष्ट संकेत था कि आयोग जमीन पर उतरकर समस्याओं को समझना चाहता है, कागजी सुझावों से काम नहीं चलाना चाहता। इस ऐतिहासिक बैठक से पहले फेडरेशन के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर मंजीत सिंह पटेल ने एक प्रमुख समाचार चैनल के साथ विशेष बातचीत में वो सब बता दिया जो आयोग के कानों तक पहुंचाना जरूरी था। उन्होंने 12 बड़े मुद्दों पर अपनी बात रखी जिन पर देहरादून की उस बैठक में जोरदार बहस हुई। आइए उन्हीं 12 सवालों को हम विस्तार से समझते हैं। पहला और सबसे अहम मुद्दा, बैठक का स्थान और इसका ऐतिहासिक महत्व। डॉक्टर पटेल ने बताया कि आयोग के सदस्यों का देहरादून जाना और वहां कर्मचारी नेताओं को बुलाना ये साबित करता है कि आयोग दिल्ली की दहलीज से बाहर निकलकर असल मसलों को समझना चाहता है। ये उन संगठनों की एक बड़ी कामयाबी है जो लगातार ये मांग कर रहे थे कि आयोग सिर्फ वेबसाइट पर सुझाव मांगकर न रहे। अब आयोग ने मान लिया है कि जमीनी हकीकत के लिए आमने सामने बैठकें जरूरी हैं। दूसरा मुद्दा, स्वायत्त निकायों और केंद्र शासित प्रदेशों यूटी में काम करने वाले कर्मचारियों के लिए एक समान नियम। अक्सर ये देखा गया है कि केंद्र सरकार कोई लाभकारी आदेश जारी करती है, लेकिन उसे लागू होने में विश्वविद्यालयों, अनुसंधान संस्थानों या फिर अंडमान निकोबार, लद्दाख, चंडीगढ़, दमन दीव जैसे केंद्र शासित प्रदेशों में सालों लग जाते हैं। डॉक्टर पटेल ने मांग की कि एक भारत श्रेष्ठ भारत की तर्ज पर एक समान नियम बने, यानी जैसे ही केंद्र सरकार का कोई नोटिफिकेशन अधिसूचित हो, बस वो स्वतः ही हर स्वायत्त निकाय और हर यूटी में उसी दिन से लागू हो जाना चाहिए। तीसरा मुद्दा, फैमिली यूनिट को 3 से बढ़ाकर 5 करने की मांग। ये शायद सबसे क्रांतिकारी मांग है। फिलहाल किसी भी केंद्रीय कर्मचारी के वेतन निर्धारण के लिए ये माना जाता है कि उसके परिवार में 3 यूनिट है, वो स्वयं, पति या पत्नी और एक बच्चा। लेकिन क्या ये सूत्र आज के समय में प्रासंगिक है? बिल्कुल नहीं। आज एक सामान्य परिवार में खुद पत्नी, पति, 2 बच्चे और साथ रहने वाले बुजुर्ग माता पिता मिलाकर कम से कम 4 से 5 सदस्य होते हैं। डॉक्टर पटेल का तर्क है कि अगर फैमिली यूनिट 5 मान ली जाए तो फिटमेंट फैक्टर अपने आप बढ़ जाएगा, क्योंकि मूल वेतन की गणना परिवार के आकार के हिसाब से होती है। इससे बेसिक सैलरी में अभूतपूर्व उछाल आएगा और बिना किसी अलग बोझ के ही कर्मचारियों की तनख्वाह दोगुनी हो सकती है। चौथा मुद्दा, फिटमेंट फैक्टर को लेकर चर्चा। 7वें वेतन आयोग ने 2.57 का फिटमेंट फैक्टर लागू किया था।
अब कर्मचारी 3.53 या 3.68 की मांग कर रहे हैं, लेकिन डॉक्टर पटेल का कहना है कि फिटमेंट फैक्टर कम से कम 3.53 या 3.68 के बीच होना चाहिए। हालांकि उनके अनुसार सबसे स्मार्ट तरीका यही है कि फैमिली यूनिट 5 कर दी जाए, जिससे फिटमेंट फैक्टर अपने आप 3 से ऊपर निकल जाएगा और सैलरी स्ट्रक्चर पूरी तरह बदल जाएगा। पांचवा मुद्दा महिला कर्मचारियों और पुरुषों के लिए चाइल्ड केयर लीव यानी बच्चों की देखभाल की छुट्टी में बदलाव। फिलहाल एक महिला कर्मचारी को 2 साल की चाइल्ड केयर लीव मिलती है, लेकिन दूसरे साल में सिर्फ 80% सैलरी। डॉक्टर पटेल ने मांग की कि इसे फैमिली केयर लीव नाम दिया जाए। इसका आधा हिस्सा पुरुष कर्मचारियों को भी मिले और इस छुट्टी में पूरी सैलरी दी जाए, कोई कटौती ना हो। इससे बच्चों की परवरिश की जिम्मेदारी दोनों माता पिता साझा कर सकेंगे। छठा मुद्दा सामाजिक अवसरों पर अलग छुट्टी का कोटा। शादी हो, बच्ची का मुंडन संस्कार हो, तिलक या सगाई हो, या परिवार में किसी की मृत्यु हो जाए, ऐसे मौकों पर कर्मचारियों को बिना वेतन की छुट्टी लेनी पड़ती है या फिर अपनी जमा छुट्टियां खर्च करनी पड़ती हैं। मांग है कि पूरी सेवा के दौरान 28 दिनों का एक एडवांस लीव कोटा दिया जाए, जिसे सोशल नेसेसिटी लीव कहा जाए, ताकि आर्थिक नुकसान ना उठाना पड़े और मानसिक शांति बनी रहे।